दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत आवेश नामक चैप्टर। इसके अंतर्गत हमने आवेश, आवेश के गुण, उसके मात्रक, विमा और कूलाम का नियम और कूलाम से नियम जितने भी संबंधित पद थे, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक इत्यादि वगैरह सारे देख लिए थे। तो 2 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी थी, जिनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ये पूछा जाता है अक्सर का। देखिए, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, कूलाम के नियम के सदिश रूप को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि कूलाम का नियम एक सदिश रूप में है। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक अक्ष लेंगे। पहले तो देखिए, जिस प्रकार से मैं अक्ष ले रहा हूँ, आप लोग भी वैसे ही अपनी कॉपी पर अक्ष ले लेंगे। इसको मान लिया मैंने x अक्ष है और इसको मान लिया मैंने y अक्ष है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं 2 आवेश को कंसीडर कर रहा हूँ। मान ले रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर एक आवेश Q1 यहाँ पर है और यहाँ पर एक आवेश Q2 है। ठीक, मैंने मान लिया यहाँ पर एक Q1 आवेश है और यहाँ एक Q2 आवेश है। ठीक, अब और ये मूल बिंदु है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मिलाने वाला यहाँ पर है मूल बिंदु O, मान लिया मैंने इसको मूल बिंदु। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस Q1 आवेश की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश निकालूंगा और इसी प्रकार इस Q2 आवेश की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश निकालूंगा। देखिए कैसे करूंगा मैं, इस Q1 से इस O के सापेक्ष Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश इस प्रकार से निकलेगी। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये मैं आप लोगों को डायरेक्शन दिखा दे रहा हूँ। Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, इसको मैं नाम दे देता हूँ R1। Q1 आवेश की स्थिति सदिश है तो इसीलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ R1। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, Q2 आवेश की मूल बिंदु के सापेक्ष जब स्थिति सदिश निकालेंगे तो इसको भी मूल बिंदु से इस प्रकार मिला देंगे। ठीक, और इसकी ले लेंगे डायरेक्शन Q2 की ओर। Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष और इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं स्थिति सदिश को R2 वेक्टर। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ से Q1 से Q2 के बीच की दूरी कितनी है, मैं मान ले रहा हूँ R है। अब यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग मान लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी R है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष निकाली थी तो क्या मिला, वो R1 मिला और इसकी तरफ से इसकी डायरेक्शन O से Q1 की ओर। देखिए इस एरो को देखिए, Q1 का जो यहाँ पर पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, वो O पर है और जो एंड पॉइंट है, अर्थात ये कह सकते हैं कि इसकी मुंह कह सकते हैं, इस तीर का मुंह किस तरफ है, Q1 की तरफ है और इसका एंड पॉइंट किधर है, O की तरफ है। इसी तरह यहाँ पर देखिए Q2 की तरफ, यहाँ पर जो इसका तीर का जो यहाँ पर तीर है ये है Q2 की ओर और इसका एंड पॉइंट है वो है O पर। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार करते हैं कि Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष जब ऐसे हम लोग बोलेंगे तो जो एंड पॉइंट रहेगा वो O पर रहेगा और जो तीर रहेगा वो Q1 पर रहेगा। इसी प्रकार से यदि मैं ये कहूं कि Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तब क्या होगा, देखिए जिसके सापेक्ष हम लोग लगाएंगे उसका एंड पॉइंट वहां पर रखेंगे। जैसे कि मैंने बोला Q1 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष, तो यहाँ पर जो एंड पॉइंट है वो O पर रहेगा। समझ रहे हैं बात आपको अब लोग। उसी प्रकार से यदि मैं ये कहूं कि Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष में कहूंगा उसका एंड पॉइंट वहां पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं मान ले रहा हूं कि देखिए इस प्रकार से। अब देखिए
एंड पॉइंट कहाँ पर चला गया, Q2 पर। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बोला था कि Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष वहां पर उसका एंड पॉइंट। तो ये हो गया स्थिति सदिश। इसको हम बोलेंगे, इसका हम लोग नाम देंगे R12। कैसे? Q1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, और यही इसका स्थिति सदिश है। इसको नाम दे दिया मैंने R12 वेक्टर। ठीक, ये बात होगी। अब इसी प्रकार से हम इसका उल्टा करेंगे। कैसे? अब निकालेंगे हम लोग Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। तब जब जिसके ऊपर सापेक्ष लगेगा Q1 के सापेक्ष, तो तीर का एंड पॉइंट भी उसी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से देखिए, ये हो गया एंड पॉइंट और तीर का मुंह इधर हो जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देंगे R21 वेक्टर। Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, उसको हम लोग नाम देंगे R21 वेक्टर। ये बात हो गई। ये हम लोग के दोनों आवेशों के बीच की बात हो गई। इस चित्र को आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये है Q1 आवेश, ये है Q2 आवेश। ठीक, Q1 आवेश के मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर। ठीक, और Q2 आवेश की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। इसी प्रकार से जब हम लोग Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष निकालेंगे, तो जो एरो का एंड पॉइंट है वो Q2 पर होगा, और जो तीर का मुंह होगा वो Q1 पर होगा। तो इस प्रकार से निकलेगा R12 वेक्टर Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। समझिए बात को। इसी प्रकार से यदि हम लोग Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष निकालें, Q1 के सापेक्ष, तो जो जो तीर है उसका एंड पॉइंट Q1 पर रहेगा, और जो तीर का मुंह होगा वो Q2 पर रहेगा, और इसको मैंने नाम दे दिया है R21 वेक्टर। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं। देखिए, R1 वेक्टर बराबर ये है Q1 आवेश Q1 की मूल बिंदु O के सापेक्ष, Q1 की मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। ठीक है, इतना लिख दिया आप लोगों ने। इसी प्रकार से R2 वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर है Q2 की आवेश Q2 की मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। यह है Q2 के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद आता है R12 और R21। अब देखिए, यदि हम लोग R12 वेक्टर लिखेंगे, तो ये है Q1 आवेश Q1 की Q2 के सापेक्ष, Q1 की Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जब ये तो हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे R21 वेक्टर। R21 वेक्टर कैसे निकलेगा? देखिए, इसके लिए भी देखिए, R21 वेक्टर को हम लोग लिखेंगे Q2 की आवेश Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। ठीक है, अब देखिए, हम लोग एक काम यहाँ पर और करेंगे। वो क्या करेंगे? हम लोग ये जो वेक्टर हम लोग बनाए हैं, स्थिति सदिश बनाए हैं, इसका हम लोग निकालेंगे एकांक सदिश। हर किसी सदिश का एक एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण 1 हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो और वो दिशा को बताता है। मेनली उसको हम लोग काम में लेते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 1 होती है, उसका परिमाण 1 होता है, सिर्फ वो दिशा बताने के लिए काम में लिया जाता है। अब देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखिए, यदि मैं थोड़ा कलम चेंज कर ले रहा हूं। देखिए, यदि मैं R12 वेक्टर की स्थिति सदिश निकालूं, स्थिति से कर रहा हूं, R12 की एकांक सदिश
तो क्या मिलेगा, वो हम लोग को मिलेगा R12 कैप। एकांक सदिश को हम लोग कैप लाकर दिखाते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं R21 वेक्टर की निकालूं तो R21 वेक्टर की एकांक सदिश वो कितना मिल जाएगा हम लोग को, वो मिल जाएगा R21 कैप। ये सिर्फ दिशा बताते हैं, अर्थात देखिए इस प्रकार से, हाँ इस चित्र में आइए, देखिए ये R21 वेक्टर है ना, तो इसकी दिशा बताएगा ये R21 वेक्टर वाला। नहीं देखिए R12 है वेक्टर, तो इसकी दिशा कौन बताएगा, ये R12 कैप बताएगा। और जो ये R21 वेक्टर है, इसकी जो बताएगा डायरेक्शन वो बताएगा R21 कैप। बस इतना ध्यान रखना है आप लोग को। अब यहाँ से देखिए, अब इन आवेशों पर कूलाम बल कैसे लगेगा उसकी दिशा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हम लोग का आवेश Q1, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर है हम लोग का आवेश Q1 और यहाँ पर है Q2। अब Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो किस तरफ लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि ये जो आवेश हैं वो एक ही प्रकार के, या तो ये दोनों धनात्मक हैं या फिर ये दोनों ऋणात्मक हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, तब Q1 के कारण Q2 पर बल Q2 से दूर लगेगा। तो किस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से लगेगा। किसके कारण है, ये है Q1 के कारण Q2 पर, तो इसको नाम देंगे F21। दूसरे पर बल अर्थात Q2 पर बल किसके कारण, Q1 पर बल F21। इसी प्रकार से Q2 भी इस Q1 पर बल लगाएगा, इसकी विपरीत दिशा में, यानी कि इससे दूर लगाएगा। तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे F12। पहले पर बल दूसरे के कारण, यानी कि पहले आवेश पर बल दूसरे कारण, ये दोनों हो गए बल। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों बलों का परिमाण लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे ये बात समझिए। हम लोग जानते हैं कि जो भी कोई भी सदिश राशि होती है, जैसे कि बल एक सदिश राशि है, तो इसकी परिमाण भी होती है और एक दिशा भी होती है। तो हम लोग दिशा बताने के लिए एकांक सदिश का काम लेंगे और परिमाण को हम लोग वैसा ही लिख देंगे। अब हम लोग जानते लिखेंगे हम लोग कूलाम के नियम से, कूलाम, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं इसको, कूलाम के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं कि F बराबर, यदि मैं F12 लिखूं या F21 लिखूं, F21 देखिए मैं लिख रहा हूं, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दोनों आवेश बराबर हैं, और R का स्क्वायर। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था शुरू में कि मान लीजिए कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R है, अर्थात Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, और इससे मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया F21 का परिमाण। देखिए जब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई गई है तो ये सिर्फ परिमाण है। अब इसके डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखाएंगे वो समझिए बात को। देखिए मैंने जो बल लिया था वो बल लिया था मैंने F21 बल लिया था। अब इसकी डायरेक्शन है Q2 से दूर की ओर, इस तरफ है। अब इसकी दिशा हम लोग कैसे पता करेंगे, इसकी दिशा हम लोग पता करेंगे एकांक सदिश की सहायता से। अब देखिए ये जो R21 वेक्टर है R21 वेक्टर है वो भी इसी दिशा में है, F21 वेक्टर जो F21 है बल है वो भी इसी दिशा में है। तो हम लोग इस बल की दिशा को दिखाने के लिए इस R21 वेक्टर का एकांक सदिश काम में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसकी भी दिशा इसी तरफ है और F21 की भी दिशा इसी तरफ है। इसीलिए हम लोग R21 वेक्टर का एकांक सदिश अर्थात R21 कैप काम में ले सकते हैं F21 की दिशा दिखाने के लिए। आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग का बल है F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, इसकी दिशा बताने के लिए मैं काम में ले लूंगा R21 वेक्टर। समझ में आ रही बात, R21 वेक्टर का काम ले लूंगा F21 की दिशा बताने के लिए। अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान ले रहा हूँ और छोड़ देता हूँ। अब देखिए अब क्या करेंगे आगे हम लोग, अब आगे करेंगे हम लोग F21 निकाले हैं, अब हम लोग F12 निकालेंगे। F12 बराबर क्या मिलेगा, वही मान मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। अब देखिए फिर आइए चित्र में, देखिए अब देखिए जो यहाँ पर बल है F21 इसकी दिशा इस तरफ है, F21 इसकी दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। और जो हम लोग का ये स्थिति सदिश है R12 इसकी भी दिशा उसी तरफ है, R12 की दिशा भी उसी तरफ और F12 की दिशा भी इसी तरफ। इसीलिए हम लोग F12 की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए कौन सा काम में लेंगे, एकांक सदिश R12 कैप पे काम लेंगे। क्यों काम में लेंगे, क्योंकि इसकी दिशा R12 वेक्टर की दिशा भी उसी तरफ, F12 की दिशा भी उसी तरफ। इसीलिए F12 के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग R12 कैप काम में लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, F12 की दिशा दिखाने के लिए हम लोग कौन सा काम में लेंगे, एकांक सदिश R12 कैप काम में लेंगे। इसका समीकरण नंबर हम लोग 2 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये जानते हैं, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए R12 इस दिशा में है, R12 इस दिशा में है और R21 इस दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, R12 इस दिशा में है और R21 इस दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में है। ठीक, दोनों तो क्या है, विपरीत दिशा में है परंतु बराबर है। जब कोई दो सदिश विपरीत दिशा में हो और बराबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, उनको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेकर बराबर कर लेते हैं। अर्थात कैसे, चूंकि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो R12 है वो कितना है, R12 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर के बराबर है। तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग का हो जाएगा R12 कैप, वो भी हो जाएगा माइनस R21 कैप के बराबर। बात सही है कि नहीं, क्योंकि दोनों की दिशा उल्टी है और परिमाण में दोनों समान है तो बराबर हो जाएंगे, परंतु ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे अब लोग क्या करेंगे, देखिए अब जहां जहां पर भी R12 है उसके स्थान पर लिख सकते हैं माइनस R21। देखिए अब यहाँ पर R12 है ना इस समीकरण में, तो हम लोग इसके स्थान पर माइनस का R21 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। देखिए अब R12 के स्थान पर जब मैं माइनस R21 लूंगा तो माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ और R12 के स्थान पर सिर्फ ले रहा हूँ R21 कैप। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे दे रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में आप लोग कॉमन देखिए क्या कॉमन है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R21 कैप यहाँ पर भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ध्यान से आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R21 यहाँ पर भी है। तो दोनों यहाँ पर बराबर हैं, अर्थात मैं इस पूरे स्थान पर मैं लिख सकता हूँ F21। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों यहाँ पर बराबर हैं। इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि F12 बराबर, माइनस तो बाहर है, इस पूरे के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R21 कैप के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ F21। ले सकता हूँ ना यहाँ से समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए दोनों बराबर हो गए, F12 और F21 बराबर हो गए। यहाँ पर इस अब चित्र में आइए, यहाँ पर F21 और F12 दोनों बराबर हैं परंतु विपरीत दिशा में है, इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ गया है। ठीक, तो ये देखिए ये हम लोग को क्या बताता है, F12 बराबर माइनस F21 हम लोग क्या बताता है। आप लोग सोचिए अब न्यूटन के नियम के बारे में। न्यूटन का नियम ये कहता है कि यदि कोई क्रिया होती है तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। अर्थात ये तृतीय नियम का पालन कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन कर रहा है, न्यूटन के तृतीय नियम का। बस आप लोग नीचे यही लिख देंगे, अतः यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। लिख दे रहा हूं मैं, अतः 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 यह न्यूटन के तृतीय नियम, या आप ले सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तृतीय नियम का पालन करता
है। बस आप लोग को यही चीज लिख देनी है। एकदम आसान भाषा में मैंने आप लोग को समझाया है कि किस प्रकार से कूलाम के नियम का सदिश रूप हम लोग दिखाएंगे। तो देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।